हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रूपांकर वर्मा। ई का पेपर आ गया है बहुत नजदीक। 8 अक्टूबर को है पेपर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उन टॉपिक्स के बारे में जानेंगे कि कहाँ कहाँ आपका कट सकता है और आप अपना कटने से कैसे बचा सकते हैं। हम यह उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जहाँ पे आप गलती कर सकते हैं और उन्हीं पॉइंट्स के बारे में आपको बताते हुए हम फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप करेंगे और साथ ही साथ उसके कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे ताकि आप ध्यान से केवल सुनेंगे भी तब भी आपका कटने से बच जाएगा। तो सबसे पहले टॉपिक है विस्कोसिटी। तो अच्छा, विस्कोसिटी के बारे में क्या समझते हैं? विस्कोसिटी होती क्या है? विस्कोसिटी जस्ट लाइक इंटरनल रेजिस्टेंस इन द फ्लूइड। फ्लूइड में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो जिसके कारण फ्लूइड अपनी फ्लो को रजिस्ट करता है, दैट इज नोन एज द विस्कोसिटी। आपने कभी इमेजिन किया कि गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाने में अच्छे लगते हैं, अपन को उसकी चाशनी अगर आप जमीन पे डालेंगे तो वो फैलती हुई चली जाती है, लेकिन वही गुलाब जामुन आप फ्रीजर के अंदर 1 घंटे के लिए रख दो तो वो आपकी आइसक्रीम में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मूव ही नहीं करेगा। मतलब विस्कोसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। विस्कोसिटी कैसे बढ़ गई? टेम्परेचर कम करने पे विस्कोसिटी बढ़ गई। लेकिन आप बोलोगे, आप एक जगह कच्चा खा जाओगे, आप बोलोगे सर बात तो पता ही कह रहे हो, लेकिन मुझे एक चीज बताओ कि विस्कोसिटी इन द केस ऑफ लिक्विड टेम्परेचर बढ़ने से कम, विस्कोसिटी कम हो गई, टेम्परेचर घटने से विस्कोसिटी बढ़ गई। ये आपने मुझसे बोला और आपने एग्जांपल दे दिया गुलाब जामुन और चाशनी का। चाशनी का आपने एग्जांपल दिया कि चाशनी अगर गरम गरम होगी तो इजीली मूव कर पाएगी, मतलब विस्कोसिटी कम है, और चाशनी ठंडी होगी मतलब टेम्परेचर कम होगा तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस मोशन में ज़्यादा रहेगा। लेकिन गैस में हो जाता है उल्टा भाई। गैस में होता क्या है कि गैसेस पार्टिकल्स हैं, गैसेस पार्टिकल्स रैंडम मोशन कर रहे हैं दूसरे से। आपने क्या किया, मान के चलो आपने टेम्परेचर को किया इंक्रीज, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने के कारण जो इंटर मॉलिक्यूल्स हैं, कई सारे इंटर मॉलिक्यूलर पार्ट्स हैं, वो आपस में कोलाइड करेंगे, कट कोलाइड करेंगे। तो कोलिजन के कारण क्या होगा? रेजिस्टेंस इन द फ्लो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? रेजिस्टेंस इन द फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस इन द फ्लो अगर इंक्रीज हो जाएगा तो बेसिकली विस्कोसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो विस्कोसिटी ओवरऑल मुझे समझ में जैसा आ रहा है कि रेजिस्टेंस इन द फ्लो है, लिक्विड में अलग तरीके से चलता है और क्या कहते हैं गैसेस में अलग अलग तरीके से चलता है। इतना मैंने आपको रुक के इसलिए बताया क्योंकि यहीं पे आपका कटता है। आप कॉमन मान के चलते हो कि टेम्परेचर कम करने से विस्कोसिटी बढ़ती है, आप लिक्विड एज वेल एज गैस में भी टिक करके आ जाते हो। तो आपको याद रखना है कि टेम्परेचर से रिलेशन लिक्विड का अलग है, गैस का अलग है। गैस के केस में आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। जबकि लिक्विड के केस में आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना था, इसलिए मैंने आपका इतना समय दिया। लेकिन अब मैं समय नहीं दूंगा, अब सीधे मैं आऊँगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपसे पूछेगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी के बारे में पूछेगा। देखिए डायनामिक विस्कोसिटी का आपको पता ही है, जब आप फॉर्मूला लिखते हैं टाउ इक्वल्स टू म्यू dv अपॉन dy, then here this is the velocity gradient, this is the shear stress और this is your known as the dynamic viscosity mu। तो डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट आपसे पूछ सकता है, पॉइस होती है सीजीएस में, और आपका न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है एसआई यूनिट जो होती है आपकी। तो वो आपको याद रखना है, पॉइस और ये यूनिट इसकी याद होनी चाहिए। इसी के साथ आपसे डायनामेटिक विस्कोसिटी पूछ लेता है, तो डायनामेटिक विस्कोसिटी हो जाता है डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन रो। अब देखिए एक और खेल होगा, रो इज द प्रेशर। प्रेशर लिक्विड में ऑलवेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, लेकिन जब गैस की बात करेंगे तो गैस में अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो ओवरऑल क्या हुआ? अब ध्यान से सुनते, फिर से कहानी राम कथा दोबारा सुनाओ, बिल्कुल मजा नहीं आया मुझे, मैं सुनाता हूँ फिर से राम कथा दोबारा। In the case of the kinematic viscosity depend upon mu upon rho। तो अब हुआ क्या? rho is the density। जब मैं गैस की बात करूंगा तो गैस के केस में जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ओवरऑल डेंसिटी बढ़ गई, तो ये चीज क्या हो गया? बढ़ गई, ठीक है, ये चीज बढ़ गई अपनी, ठीक है। तो ये चीज बढ़ जाने से क्या हो गया? ओवरऑल अपनी काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या हो गई? डिक्रीज मार गई कि नहीं मार गई? डायनामिक विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी उस फैक्टर के कारण। तो ऐसी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ये याद रखने वाली नहीं है, ये समझने वाली चीजें, इसलिए मैंने आपको इतना टाइम लेके समझाया। चाशनी का एग्जांपल याद रखोगे, इसका एग्जांपल याद रखोगे, इंटरनल कोलिजन याद रखोगे तो कभी गलती नहीं करके आओगे, और मुझे उम्मीद है कि आप इसके बाद गलती कभी करोगे ही नहीं। इसके बाद आ जाते हैं थोड़ा बहुत माइनर लॉसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। पाइप में कुछ लॉसेस होते हैं। देखिए पाइप में लॉसेस कैसे हो सकते हैं? देखिए एक ये मेरा भी सपोज समझ लीजिए पाइप है,
यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, जब ये यहाँ से पानी बाहर निकलेगा तो ये क्या है, सडन एक्सपेंशन। और अगर पानी इसके अंदर घुस रहा है तो सडन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये दो चीजें तो समझ गए। पाइप की एंट्री पे लॉस होगा, पाइप जब पानी एंटर करेगा तब कुछ लॉस होगा, एग्जिट लॉस कुछ होगा, ये सारे लॉसेस होंगे। तो बैंड्स हैं, ये 90 डिग्री बैंड दे दिया या 45 डिग्री बैंड दे दिया तो उसके कारण लॉसेस होंगे। तो ये सारे लॉसेस जो होते हैं फ्लूइड में लॉस का मतलब समझ में आ रहा है? कोई लॉस में बार बार लॉस 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 चिल्ला रहा, तो वो लॉस है क्या? लॉस होता है हेड लॉस जो हो रहा है आपका, जो आप हेड के टर्म में जो टर्म पढ़ते हो ना कि इतना लॉस हुआ, इतने का लॉस हुआ, तो वो हेड लॉस होता है अपना। तो ये आप चीज ध्यान रखिए आप इसके टर्म्स में जब पढ़े। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि सडन एक्सपेंशन, क्या मैंने बोला? सडन एक्सपेंशन। सडन एक्सपेंशन के केस में अगर आपसे कोई पूछेगा देन इट इज फॉर्मूला सिंपल सा है, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बाय 2g। और यही क्या कहते हैं उसके केस में देखा जाए सडन कॉन्ट्रैक्शन। अगर कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो जस्ट इसका हाफ हो जाएगा 1/2 v स्क्वायर बाय 2g। अब देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा इससे आसानी से। देखिए किसी भी सिस्टम में आपका घुसना आसान है, किसी भी सिस्टम से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। आप एक बार आपको किसी चीज़ की लत लग गई तो लग गई, उसे छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन शुरुआत में लत इतनी आसानी से, अब लत लग जाती है आसानी से, लेकिन छूटती बड़ी मुश्किल से। सिंपल पाइप के साथ भी है। पाइप में जो एंट्री लॉसेस होगा, पाइप में पानी अंदर घुसेगा, एंट्री लॉसेस वो बहुत कम है, वो तो हाफ है v स्क्वायर बाई 2g, 0.5 v स्क्वायर बाई 2g। बट जो एग्जिट लॉस है वो बहुत ज़्यादा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि एग्जिट लॉस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बनता है अप्रोच जो आपको पता होना चाहिए। बैंड्स में भी लॉसेस होते हैं, तो बैंड्स का कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। के वी स्क्वायर से डिफाइन करता हूँ। के वी स्क्वायर बेसिकली डिपेंड करता है कि बैंड फिक्स कौन सा वाला बैंड है। अगर के 1.2 है और एक 0.4, दो ही वैल्यू होती है के की वैल्यू 1.2 होगी 90 डिग्री के बैंड के लिए और 0.4 होगी 4 से 45, ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो अभी तक मैंने आपके सामने कुछ भी नहीं किया है, केवल और केवल विस्कोसिटी डिस्कस किया है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस किए हैं, उसके बाद मैंने आपसे बैंड्स डिस्कस किए हैं। इतना करने के बाद अब मैं आगे बढ़ने की स्टेज पे हूँ और मैं आगे बढ़ के आपको बताने जा रहा हूँ एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मुझे पता है आपको लग रहा होगा थोड़ी स्पीड फास्ट हो रही है, तो हम स्लो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाए वेलोसिटी किसी पॉइंट पे नापनी है, उसके लिए आप क्या यूज करते हो? पिटॉक ट्यूब यूज करते हो। तो पिटॉक ट्यूब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये पाइप है मेरे, ठीक है, ये पाइप है मेरे कई सारे। एक कनेक्शन तो ऐसे दिया गया है और एक कनेक्शन ऐसे है। ये मतलब पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। पानी ऐसे जा रहा, फ्लो कर रहा है 1 2 3, इस पाइप में, इस पाइप में, इस पाइप में, कॉमन पाइप है ये, ठीक है। तो एक तो है सीरीज कनेक्शन, एक है अपना पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन बना दिए, ठीक है, तो उसमें आपको ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अब आपसे मैं पूछता हूँ सीरीज में देखिए क्या होगा। सीरीज में यहाँ का जो हेड लॉस होगा वो जरूरी नहीं है कि यहाँ के हेड लॉस से बराबर हो, तो हेड लॉस डिफरेंट होंगे, लेकिन जो डिस्चार्ज होगा, जो डिस्चार्ज आ रहा होगा क्यू सेम होगा। फिर आप बोलेंगे नहीं यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। अगर डिस्चार्ज सेम होगा तो एक चीज होता है, डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। तो आपने यहाँ पे एरिया भी चेंज कर रहे हो, वेलोसिटी भी चेंज कर रहे हो, तो डिस्चार्ज कैसे कांस्टेंट हो जाएगा? देखिए यहाँ पर एरिया जरूर कम है इसके कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। इस तरह से लोग आपस में सेटल डाउन कर लेते हैं, और इनका केस है सेटल करने दो। तो इस चीज़ को समझने वाला पॉइंट था, समझ गए होगा आसानी से कि डिस्चार्ज कांस्टेंट क्यों है यहाँ पे। हेड लॉस की बात कर रहा हूँ, हेड लॉस अलग अलग होगा कि हेड लॉस डिपेंड करेगा इस पाइप की लेंथ के ऊपर, पाइप के फ्रिक्शन फैक्टर के ऊपर। क्योंकि हम देखिए हेड लॉस तो हमने कई सारे अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, लेकिन मैं एक ही हेड लॉस आपको बता रहा हूँ, वही याद रख लेंगे तो आपका जीवन बन जाएगा। गारंटी बता रहा हूँ 100% कॉन्फिडेंस से, FL_2/2GD। तो लेंथ, फ्रिक्शन फैक्टर, वेलोसिटी और क्या कहते लेंथ हो गया, फ्रिक्शन फैक्टर हो गया, वेलोसिटी हो गया, सारे पैरामीटर्स के ऊपर ये डिपेंड करेगा। जब पैरेलल कनेक्शन होगा तो पाइप का एक पीजोमीटर आप यहाँ लगाएंगे और एक पीजोमीटर आप फाइनल कनेक्शन के टाइम पे लगा देंगे, यहाँ पे कहीं लगा देंगे। भुचुर हो गया, मजा नहीं आ रहा है ना, मैं डाल देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो
जब आप यहाँ पे एक लगा देंगे कनेक्शन, यहाँ पे भी पीजोमीटर लगा देंगे, तो जो हेड लॉस आएगा यहाँ पे जो हेड लॉस मिलेगा इन दोनों पॉइंट के बीच का हेड लॉस जो मिलेगा वो इस पाइप के लिए भी, इस पाइप के लिए, इस पाइप के लिए, मतलब हेड लॉसेस यहाँ पे सब पाइपों के लिए बराबर है, लेकिन डिस्चार्ज अलग अलग होगा। किसी में Q1 होगा, किसी में Q2 होगा, किसी में Q3 होगा। तो इस केस में पैरेलल में डिस्चार्ज अलग अलग हो जाता है, लेकिन हेड लॉस क्या हो जाती है, कॉमन ही रहेगा, क्योंकि पाइप के इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम है ना। और वहीं पे पीजोमीटर लगा के आप चेक कर रहे हो सारी चीजें, आप प्रेशर मेजर कर रहे हो ना भाई, तो वो आपको इससे पता चल पा रहा होगा। मुझे लगता है कि स्पीड काफ़ी है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस टॉपिक को अपन यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद आते हैं बाउंड्री लेयर थ्योरी। बाउंड्री लेयर थ्योरी, अब देखिए बाउंड्री लेयर थ्योरी 1904 में पेंडल्स करके साइंटिस्ट थे, एडवेंटेड, उन्होंने दी थी। लेकिन ये जानना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन 1904 से आपको कुछ चीज़ें याद आ जानी चाहिए। क्या क्या याद आ जाना चाहिए? 1904 में एक तो अपना अभिनव भारत की स्थापना हुई थी, वीर सावरकर जी ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। उसके 3 साल बाद 1907 में कांग्रेस स्प्लिट कर गई थी, सूरत में स्प्लिट सेशन हो गया था, इसमें जो एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे, मॉडरेट्स अलग हो गए थे, है ना। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इन चीज़ों को कनेक्ट करते चलोगे तो सारे सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगते हुए चलेंगे। 1904 में बाउंड्री लेयर थ्योरी की खोज हुई कैसे? इन्होंने बोला ये सपोज मेरी बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये या तो चल रही होगी या रेस्ट पे होगी। अभी के लिए मान लो ये रेस्ट पे है। अगर ये रेस्ट पे है तो बाउंड्री की क्या, बाउंड्री रेस्ट पे है तो बाउंड्री भी क्या चाहिए, जो उसके फ्लूइड उसकी सरफेस से टच कर रहा है, जो फ्लूइड उसके साथ सरफेस में है वो भी रेस्ट पे रहे। लेकिन ऊपर वाली लेयर तो मूव करना चाहिए, क्योंकि या तो एक्सटर्नल जो फोर्सेस लगे होंगे या जो भी उसके ऊपर फोर्सेस लगे होंगे उसकी वजह से फ्लूइड को वो फ्लो करना चाहिए, तो ऊपर वाली लेयर थोड़ा फ्लो करना चाहिए। उससे ऊपर वाली लेयर मतलब जितनी ज़्यादा बाउंड्री से लेयर दूर होती जाएगी, पानी की लेयर बाउंड्री से दूर होती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन क्या वेलोसिटी ऐसे बढ़ती है इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगी? नहीं, एक लिमिट तक इस बाउंड्री लेयर का इफेक्ट पड़ेगा, उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। दैट पॉइंट इज नोन एज अ डेल्टा, बाउंड्री लेयर रीजन। बेसिकली यही अपने आप में क्या कर गया, बाउंड्री लेयर के फाइनली पॉइंट पे पहुंच गया जहां पे वेलोसिटी चेंज करना बंद कर देगी। नहीं समझ में आया? दोबारा समझाता हूँ, सिंपल सी भाषा में समझो कि जैसे जो अपना रियल फ्लूइड है इस सॉलिड सरफेस से बह रहा है, तो सॉलिड सरफेस के सरफेस पे जो फ्लूइड है, मतलब जो इसके सरफेस से टच हो रहा है, तो सरफेस क्या चाहेगा? सरफेस अगर स्टेशनरी है तो सरफेस चाहेगा कि फ्लूइड स्टेशनरी बना रहे, और सरफेस अगर मूव करेगा तो फ्लूइड को भी क्या चाहिए, मूव करे, फ्लूइड एक जगह रोके ना। तो ये क्या होगा कि नीचे वाली लेयर को अपने साथ ऐसा करना चाहेगा, नीचे वाली लेयर से अब क्या होगा, फ्लूइड में एक लेयर तो नहीं, कई सारी लेयर्स आप इमेजिन कर लीजिए, इनफाइनाइट लेयर्स है। अब आपको पता है कि हर लेयर क्या कर रही है, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे आपकी ये कहते हैं वैसे जैसे बाउंड्री लेयर में ये सपोज समझ लीजिए ये लीडिंग पॉइंट है मेरा, लीडिंग एज स्टैग्नेशन पॉइंट है। यहाँ से आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, वेलोसिटी एक पॉइंट पे आके कांस्टेंट हो जाएगी, यहाँ पे फ्री मीन वेलोसिटी हो जाएगी v नॉट, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से जाके आगे वेलोसिटी कितनी रहेगी, v नॉट रहेगी। लेकिन इस पॉइंट तक जो क्या कहते हैं, इस पॉइंट तक आप देखेंगे ये बेसिकली बाउंड्री लेयर का इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, मैंने बाउंड्री लेयर का इफेक्ट पड़ रहा है। तो यही चीज मुझे आपको समझानी थी कि बाउंड्री लेयर होती क्या है। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, बहुत सीधा साधा सा पॉइंट है बस। लेकिन आपके लिए मैं कुछ चीजें बोलूंगा, सुनते जाना, अगर लगे कि गलत है तो बोल देना, मैं रुक जाऊंगा, अगर सही लगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा। मुझे लगता है सही ही लगेगा क्योंकि रुकने वाला ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं। ओके, तो देखिए जो एक्सटेंशियल बाउंड्री कंडीशन होती है वो क्या क्या होती है। यहाँ पे x 0 है तो x 0 पे अपना y भी 0 है ना। और जो बाउंड्री लेयर थिकनेस है, थिकनेस कितनी है, डेल्टा 0 है। यहाँ पे थिकनेस कितनी है, डेल्टा 0, ठीक है। इसके बाद y 0 पे अपना क्या हो जाएगी, वेलोसिटी कितनी है, y 0 पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u 0 है, यहाँ पे लिख ही रहा है u 0 है, वेलोसिटी यहाँ पे 0 है। अब y जब डेल्टा को रीच कर जाएगा, y रीचेस टू डेल्टा, तो y डेल्टा को रीचेस कर जाएगा तो du by dy तो 0 हो जाएगा,
जो ये तो ग्रेडियंट है, अभी तक तो चेंज हो रही थी, वेलोसिटी हो रही थी, तो फाइनली अपनी एक एक्सट्रीम पॉइंट में पहुंच गई, बोली मुझे बाउंड्री से कुछ लेना देना नहीं। जैसे ही फ्लूइड बोल देगा कि बाउंड्री से कुछ लेना देना नहीं, उसका संबंध यहाँ से टूट गया, वो फ्री है, वो अपने जीवन में स्वतंत्र है कुछ भी करने को, फ्रीली मूव करने को, उसकी वेलोसिटी एक फ्री मीन वेलोसिटी हो जाएगी। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी, तो उसमें चेंज आना क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना, चेंज उसमें कुछ नहीं आएगा। इसके बाद वही वेलोसिटी वाई डेल्टा पे मैं लिख सकता हूँ, कितनी हो जाएगी, v नॉट, फ्री मीन वेलोसिटी के बराबर। तो ये इसमें कुछ समझने लायक लगा आपको, सब समझने लायक था, सभी इंपॉर्टेंट था, ये चीज पूछी जा सकती है, याद रखना कि बाउंड्री लेयर कंडीशन की कंडीशंस क्या क्या होती हैं, स्टैग्नेशन पॉइंट क्या है, वाई एक्स, ये सारी चीजें, बाउंड्री अपनी फ्री मीन वेलोसिटी क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब अपन को डिजायरेबल कंडीशन क्या चाहिए होती है, डिजायरेबल कंडीशन ये होती है जब y डेल्टा को रीच करेगा तब डेल u बाई डेल y भी क्या होगा, 0 होगा, y डेल्टा को रीच करेगा तो डेल u बाई डेल y शुड बी 0। और अच्छी भाषा में बोलूं तो यहाँ पे बोल दूं, इसका आप डबल डेरिवेटिव लोगे तो वो भी क्या होगा, 0 होगा। दिस इज द एसेंशियल, दिस इज द डिजायरेबल कंडीशन। तो बाउंड्री लेयर बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, बाउंड्री लेयर बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट था, संगत का असर, जो इंसान जैसा है वो अपने आप को, वो दूसरे को भी वैसे बनाने की कोशिश करेगा। फ्लूइड बाउंड्री जैसी है, बाउंड्री स्टेशनरी तो फ्लूइड को रोकना चाहेगी, बाउंड्री चल रही है तो फ्लूइड को उसी बहाव के साथ चलाना भी चाहेगी। एरोडायनेमिक्स में इन कॉन्सेप्ट का बहुत यूज होता है। तो एरोडायनेमिक्स अभी आप पढ़ेंगे, ड्रैग एंड लिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल ही जाएगा, अब वो पता चल जाएगा इनका क्या क्या यूज होता है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, मुझे लग रहा है ये चीज़ सिंपल थी, आपको बता दिया मैंने। इसके बाद वेलोसिटी प्रोफाइल के ऊपर अब सबसे इम्पोर्टेंट काम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो वेलोसिटी प्रोफाइल है डेल u बाई डेल y है एट y0, ये या तो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। अगर डेल u बाई डेल पॉजिटिव से पहले मैं बात करता हूँ निगेटिविटी खत्म करते हैं। याद रखिए निगेटिव है तो सेपरेशन, हमेशा याद रखिए निगेटिविटी में ही सेपरेशन होता है, बंटवारा तब होता है जब निगेटिव थॉट्स आते हैं एक दूसरे के प्रति। तो जब डेल यू बाई डेल वाई निगेटिव होगा तभी फ्लो सेपरेट होगा, फ्लो आपस में अलग होते हैं। फ्लो बोलेंगे नहीं यार हमारी इससे नहीं बन रही ना मेरी इससे बन रही, दोनों की दूसरे से नहीं बन रही, नहीं मतलब निगेटिव, और वो फ्लो सेपरेट हो जाएगा। और इसमें फ्लो जस्ट सेपरेट होने वाला होगा, वर्ज ऑफ सेपरेशन है, इसमें फ्लो सेपरेटेड नहीं होगा पॉजिटिव में। तो ये आपका पॉइंट था, कॉन्सेप्ट था, तो मैंने आपको बता दिया, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक चीज़ पे और आ जाएगी, एक और क्वेश्चन पूछता है, वो भी बता ही देता हूँ। आपसे पूछेगा वेंचुरी मीटर का एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेंचुरी मीटर में अच्छा चीज बताओ, एंगल से तुम समझ जाओगे कि किसकी लेंथ ज़्यादा होगी, किसकी लेंथ कम होगी, नहीं समझ पाओगे, अब मैं समझाता हूँ। देखो एंगल ऑफ कन्वर्जेंस को CON से लिख रहा हूँ, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस से लिख रहा हूँ DIV से। एंगल ऑफ कन्वर्जेंस होता है 20 से 22 डिग्री और एंगल ऑफ डाइवर्जेंस कम होता है 5 से लेके 15 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, इसका एंगल 20 से 22 डिग्री, इसका एंगल ज़्यादा है, इसका एंगल ज़्यादा है ना, मैं ऐसे बोलूँ तो इसका एंगल ज़्यादा है, इसका एंगल कम है। तो एंगल जब इसका कम है तो सीधी सी बात है, इसमें जो लेंथ होगी डाइवर्जेंट कोण की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। नहीं समझ पा रहे, समझो ऐसे समझो, ये 20 डिग्री करीबन का है, ठीक है, और ये 15 डिग्री करीबन का। तो इसमें लेंथ और इसमें लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, 5 से 15 डिग्री, और में लेंथ और डाइवर्जिंग कोण ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कन्वर्जिंग कोण। इसके बाद इनके ऑरिफिस मीटर जितने भी हैं, वेंचुरी मीटर है, नोजल मीटर है, इनके वो याद रख लेना। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए वो वेंचुरी मीटर का 0.95 से लेके 98 तक। अगर आपसे पूछते हैं उसका ऑरिफिस का पूछते हैं तो ऑरिफिस का आप याद रखेंगे कितना होता है, 0.62 से 0.65 के बीच में होता है। और नोजल का पूछ लेंगे तो नोजल भी सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, 0.93 से 0.98, ठीक है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं।
तो अपना क्या क्या खत्म हो गया। अपन ने सबसे पहले विस्कोसिटी देखा, विस्कोसिटी के बाद मैंने क्या देखा, मैं तो भूल गया, बताओ मैं क्या देखा। विस्कोसिटी सबसे पहले पढ़ा अपन ने, विस्कोसिटी के बाद अपन ने क्या कहते हैं लॉसेस पढ़े, लॉसेस के बाद अपन ने पढ़ा बाउंड्री लेयर, बाउंड्री लेयर के बाद अपन ने पढ़ा वेंचुरीमीटर के बारे में थोड़ा बहुत। अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे टॉपिक इतने कम टाइम में ट्रैवल आपने कर लिया, इसलिए यही निचोड़ है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। ये वो कटने वाली जगह है जहाँ पे हर किसी का कटता है, और मैं अपना कटवा के बैठा हूँ तो मैं नहीं चाहता आपका भी कटे। मेरा तो कट गया लेकिन आपका भी कटना चाहिए, तो उसे रोकने के लिए मैं ये कॉन्सेप्ट आपको हर एक टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपको बताता चल रहा हूँ। और देखिए मेरा एक बार तो कट गया, लेकिन अगली बार मेरा भी कटने से बच जाएगा, क्योंकि मैं अगर आपका कटने से बचा रहा हूँ तो मेरा भी कटने से बच रहा है। बात समझ पा रहे हैं आप। अब आ जाते हैं वॉर्टेक्स फ्लो में। देखिए इसका कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं अगर आपने लेक्चर स्टार्ट किया और आपने वॉर्टेक्स फ्लो नहीं पढ़ा तो आपने इस लेक्चर का मजा लिया ही नहीं। तो इस लेक्चर में सबसे ज्यादा मजा आपको आएगा वॉर्टेक्स फ्लो में, ठीक है। एक वॉर्टेक्स फ्लो के बारे में आपको बता देता हूँ। एक्चुअली वॉर्टेक्स फ्लो का मतलब क्या होता है, फ्लूइड मास का रोटेशन अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस। एक फ्लूइड मास जो कि रोटेट कर रहा है एट अ पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, दैट इज नोन एज द वॉर्टेक्स। अब वो रोटेशन जो हो रहा है वो या तो नेचुरल कारणों से होगा, नेचुरल रीजन से होगा, या बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर लग रहे होंगे, ठीक है। अगर एक्सटर्नल टॉर्क, बाहर से जो टॉर्क लग रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, तो याद है बच्चों में फिजिक्स में 11th क्लास में पढ़ते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता है, mvr शुड बी कांस्टेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम शुड बी कांस्टेंट। तो यहां से v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो ये किसके लिए हो गया, ये उसके लिए हो गया जहां पे एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, माने बाहर से टॉर्क लगी नहीं रहा, नेचुरल कंडीशन। इसी को कह देते हैं फ्री वॉर्टेक्स फ्लो, सिंपल कॉन्सेप्ट फ्री वॉर्टेक्स। उसके बाद अपन का आ जाता है फोर्स्ड वॉर्टेक्स। फोर्स्ड वॉर्टेक्स में क्या हो जाएगा, फोर्स्ड वॉर्टेक्स में ये एक्सटर्नल टॉर्क डज नॉट इक्वल टू 0। तो फोर्स्ड वॉर्टेक्स में एक्सटर्नल टॉर्क 0 के बराबर तो नहीं है, लेकिन एक चीज तो कांस्टेंट है, क्या, ओमेगा। उसकी एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी ना, जिससे एंगुलर वेलोसिटी से वो रोटेट कर रहा होगा। एंगुलर वेलोसिटी v इक्वल्स टू r ओमेगा होता है, ये भी 11th क्लास का फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, उठा लेंगे वहां से। तो यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट है, मतलब v अपॉन r क्या हो गया, कांस्टेंट। तो देखो कितना बड़ा अंतर आया पिछले और इस रिलेशन में। यही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है फ्री फ्लो और वॉर्टेक्स फ्लो में। फ्री वॉर्टेक्स फ्लो, फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो अपन छोड़ के चले जाते हैं, नाम से बहुत डर लगता है वॉर्टेक्स, क्या वॉर्टेक्स है, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिंपल सी 11वीं की फिजिक्स लगी है थोड़ी सी, और थोड़ा सा दिमाग लगा है, उसके बेसिस पे वॉर्टेक्स फ्लो सॉल्व हो गया है। तो ये आपको समझाना बहुत जरूरी था। आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार थोड़ा सा फिर से फ्लैशबैक में चले जाते हैं। स्टार्ट अपन ने किया इसके साथ, स्टार्ट अपन ने किया था विस्कोसिटी के साथ। विस्कोसिटी की यूनिट देखी, उसके रिलेशन देखे, एक दूसरे के चेंज होने का तरीका देखा कि डेंसिटी के साथ कैसे चेंज करेगी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, अपना डायनामिक विस्कोसिटी क्या है, ये सारी चीजें अपन ने कवर अप करी। उससे रिलेटेड जहां जहां कट सकता था, टेम्परेचर वाले पॉइंट पे कट सकता था, वो मैंने पॉइंट आपको क्लियर कर दिया। इसके बाद हमने देखा लॉसेस इन पाइप, देखी पाइप में अलग अलग टाइप के लॉसेस थे, वो अपन ने कंसीडर किए। मैंने बोला था ना एंट्री आसान होती है, किसी चीज की लत पड़ना आसान है, लेकिन उस लत को छुड़ाना बड़ा मुश्किल है, याद रखिएगा। तो जो अंदर घुसना 0.5 v²/2g, लेकिन बाहर निकलना v²/2d, ज्यादा लॉस हो रहा है। ऐसी कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये सारी चीजें कवर अप करने के बाद हम जब पाइप में सीरीज ऑफ पैरेलल कनेक्शन देखा, और उसमें हमने जाना कि कहाँ पे हेड लॉस कांस्टेंट है, कहाँ पे डिस्चार्ज कांस्टेंट है। ये सब करने के बाद हम पहुंच गए थे अपने बाउंड्री लेयर की तरफ। बाउंड्री लेयर के बारे में जाना, बाउंड्री लेयर के बाद अपन ने जाना वॉर्टेक्स फ्लो के बारे में। तो आज के लिए इतने रखते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और आपको सच में एक वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब माई, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, शब्बा खैर।